और अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या की निंदा की और कहा कि हत्यारों और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी कड़ी निंदा मैं करता हूं। और जिन लोगों ने भी घटना की है, मुझे लगता है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उसकी चिंता करेंगी। सिक्योरिटी में इस तरह की एक आध घटनाएं निश्चित रूप से लोगों के मन में संदेह पैदा करती है, लेकिन एक 360 डिग्री के साथ सिक्योरिटी सिचुएशन पर हम काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि पहले से स्थिति काफी बेहतर है, हम एक आदर्श स्थिति बनाने में सफल होंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, हमारे हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने संपत्ति कर का एक नोटिफिकेशन किया है। 3 दिन पहले मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर प्रशासन संवाद में विश्वास रखता है और सामान्य आदमी को दिक्कत न हो, इसकी हम हर प्रकार से कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं और जम्मू कश्मीर के निवासियों से कहना चाहता हूं कि हमने देश में सबसे कम संपत्ति कर टैक्स लगाया है। और अगर मैं आंकड़े आपको बताऊं तो श्रीनगर, जम्मू और बाकी म्यूनिसिपैलिटीज को मिला करके कुल 5,20,000 घर हैं शहरों में। 5,20,000, उसमें 2,06,000 घर ऐसे हैं जो 1,000 स्क्वायर फुट से कम है, माने 40% लोगों पर कोई टैक्स नहीं। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के परिवार से मिलने पहुंचे जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस मौके पर स्थानीय मुसलमानों की तारीफ करते हुए मुसलमानों को उन्होंने दुख सुख का साथी बताया। उन्होंने कहा कि स्थानीय मुसलमान उनके दुख सुख में पूरी तरह शरीक हैं। चलना चाहिए, देखो जिसने देखा बहुत जुल्म हुआ, जिसने देखा वो रोया, उसको परेशानी हुई। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, सब रोया, सबको दुख हुआ। आप देखो, ने खाया, मुसलमानों ने कुछ नहीं। ये सब हमारे पास बैठे थे, इन्होंने कुछ नहीं खाया। ये सब रोए। ये बहुत बेइंतहा जुल्म हुआ, बेइंतहा जुल्म की इंतहा हो गई। महबूबा मुफ्ती ने अच्छन पुलवामा पहुंचकर मारे गए कश्मीरी पंडित के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर उन्होंने विवादित बयान भी दिया। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी और आतंकियों की तुलना करते हुए कहा कि एक तरफ कश्मीरी बीजेपी के अत्याचार का सामना कर रहे हैं और दूसरी तरफ आतंकियों की बंदूकों का सामना कर रहे हैं। एक तो जो इसकी बीवी है बहुत छोटी है बेचारी, इसको नौकरी दी जानी चाहिए। इसकी 3 बच्चे हैं, इसके कम से कम एक बच्चे के नाम पे 5-5 लाख रुपए बैंक में रखा जाना चाहिए। और उस संजय कुमार की, जो संजय शर्मा की जो बहन है, उसके बच्चे यहाँ डीसी ऑफिस में काम करते हैं, वो किस तरह काम करेंगे? उनका भी कोई सिक्योरिटी का चारा किया जाना चाहिए। मेरी अपनी कम्युनिटी कश्मीर के मुसलमानों से ये गुजारिश है कि इसमें कोई शक नहीं है, हम मुसीबत में फंसे हुए हैं। एक तरफ से बीजेपी का जुल्म, दूसरी तरफ से मिलिटेंट की बंदूक, मगर ये असासा है, हमारी कश्मीरियत की निशानी है। ये कश्मीरी पंडित, ये हमारे हिंदू लोग, ये हमारी सिख बरादरी, खुदा के लिए जो हमसे बन पड़ता है, हमें इनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत महबूबा मुफ्ती के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने कहा कि हर कोई जानता है कि किसने हमेशा आतंकवादियों का समर्थन किया और महबूबा मुफ्ती का यह बयान राजनीतिक जमीन खोने की उनकी हताशा को दर्शाता है। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी की तुलना आतंकवाद से की है। इस पे हम रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता है। कैसे देखते हैं जो तुलना आतंकवाद के साथ अब बीजेपी की गई है महबूबा मुफ्ती से? देखिए, बीजेपी को महबूबा मुफ्ती से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमें जनता का जो विश्वास है वही चाहिए और जनता हमें उस विश्वास को आगे बढ़ा रही है। आतंकवादियों के समर्थक कौन है, किनके मिनिस्टरों के या दूसरे की गाड़ियों से हथियार निकलते हैं, कौन उनके फेवर में खड़े होते हैं, ये सब जानते हैं। महबूबा मुफ्ती की आदत है भारतीय जनता पार्टी से परेशानी होना स्वाभाविक है, क्योंकि इनकी दुकानदारी जो है गई। इस तरह से अब आतंकवाद की तुलना किया जाना और ये कहना कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों पे जुल्म किए हैं, इसको बीजेपी कैसे देखती है? देखिए, तभी समर्थन हमें मिलता है। पिछली डीडीसी के इलेक्शन में, बीडीसी की पंचायतों के इलेक्शन में जिस प्रकार से समर्थन मिला है, तो उससे हम भली भांति समझ सकते हैं
कि महबूबा मुफ्ती को यही फ्रस्ट्रेशन है, जो लोग सरकारों में रहते रहे आज वो भारतीय जनता पार्टी के डर से इकट्ठे होकर के PAGD या दूसरे संगठन बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आतंकवाद की दुकानें चलाने वाले लोगों का यहाँ पर कोई स्थान नहीं। अब टारगेट किलिंग पे जो फाइनल असॉल्ट है वो कब होगा? देखिए, लगातार पिछले समय देखें तो आतंकवाद को जीरो टॉलरेंस के साथ खत्म किया गया है। इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं तो स्वाभाविक बात है कि हमारी जो सभी सुरक्षा वाले हैं उस पर एक्शन लेते हैं, पहले भी लिया है, लेकिन दुखद घटना है। सरकार और प्रशासन पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो सियासी दुकान जो है वो PDP की बंद हो चुकी है, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, ये कहना है कविंदर गुप्ता का। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। उधर कांग्रेस प्रवक्ता कपिल सिंह ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों पर अत्याचार कर रही है। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के बयान पे हम बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं कपिल सिंह। कपिल, जिस तरह से तुलना की गई है महबूबा मुफ्ती की तरफ से बीजेपी और आतंकवादियों में, आप कैसे देखते हैं कांग्रेस पार्टी? भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, वो एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है, इसलिए मैं सदी हुई बात कहूँगा। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो और अगर उनका एजेंडा देखा जाए तो ऐसा लगता है कि आतंकवाद से कहीं ना कहीं चोली दामन का नाता है, क्योंकि जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा सिंह के ऊपर केस चल रहा है और साध्वी प्रज्ञा सिंह को आतंकवाद के तहत केस चलते हुए पार्लियामेंट में भेजा गया भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पे। बुरहान वानी के ऊपर उस वक्त के जो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी थे, उनके बयान को आप देख लीजिए। उनका कहना था कि अगर उनको पता होता कि इतना बवाल हो जाएगा कश्मीर में तो वो बुरहान वानी को नहीं मारते। आसिया अंद्राबी की अगर हम बात करें, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। बुरहान वानी के घर में 5 लाख रुपया लेके गई भारतीय जनता पार्टी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। एक तरफ तो जनता को डिलीवर करने में अक्षम है ये सरकार, जम्मू की बेरोजगारी को अभी तक ये एड्रेस नहीं कर पाए। जम्मू के युवाओं को किसी भी तरीके का कोई भी रिलीफ, चाहे वो बेरोजगार हों, चाहे वो डेली वेजर्स हों, चाहे वो गुहार लगा रहे हो कश्मीरी पंडित, उनकी जानो माल के सिक्योरिटी के लिए। आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों पे जुल्म हुआ है बीजेपी की तरफ? ये जुल्म नहीं तो और क्या है। तानाशाह सरकार भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से पूरे देश में नाफिज है और आज किसी की सुनी नहीं जा रही। जम्मू कश्मीर में आज इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है और इलेक्टेड गवर्नमेंट ही लोगों को, आम जनता को रिलीफ दे सकती है, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है तो आज नौकरशाही जो है, अफसरशाही जो है, आज जनता पे जुल्म कर रही है। तो अफसरशाही जो है लोगों पे जुल्म कर रही है, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। कश्मीर में कार्यरत रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज ने जम्मू में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलवामा में संजय शर्मा की हत्या की निंदा की। कर्मचारियों ने ठोस ट्रांसफर पॉलिसी बनाने की मांग की। ये मांग लगातार वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि कश्मीर में स्थिति अनुकूल है, वो गैर महफूज रहेंगे। देखिए, इन कर्मचारियों की जो मानसिक दिशा है ना, आज दशा बहुत बुरी है। मैं आपको कहता हूं, इस तरीके से इन कर्मचारियों के साथ सलूक किया जा रहा है जैसे ये कोई गैर हो। ठीक है, प्रशासन में बैठे लोगों से हमने बार बार ये आग्रह किया है कि ये कर्मचारी हैं, इनके पास रहने की अकोमोडेशन है नहीं, ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पर। और ऊपर से जिस तरीके से हत्याओं का सिलसिला, जो कल हत्या हुई है, आज इन कर्मचारियों के मन में इतना, दिमाग में इतना डर, खौफ और ये फिर साइकोसिस में चले गए हैं। सर, आज से कुछ दिन पहले सेंटर के एक बड़े मिनिस्टर आए थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। उन्होंने ये बात बोली, किसी को कुछ नहीं होगा, हम सबकी जिम्मेदारी लेते हैं, सबको सिक्योरिटी देंगे। फिर हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या आप इस भाई को जिंदा कर सकते हो? एक छोटी सी बच्ची का जो बाप चला गया, इसको छोड़कर के आप इसका बाप जो है वो लुटा सकते हो? ये छोटी सी बच्ची का क्या कसूर था जिसने अपनी इतनी छोटी सी उम्र में, या सना डोगरा जो रजनी बाला की बेटी थी, उसका क्या कसूर था कि उसने अपनी इतनी छोटी सी उम्र में अपनी माँ को खोया? फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं।
के अस्पताल में भर्ती हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के हार्ट की सर्जरी करनी पड़ी। उनके हार्ट के 2 नसों में ब्लॉकेज मिलने पर एंजियोप्लास्टी कर स्टेंट डाला गया। राज्यपाल की हालत फिलहाल ठीक है। नोएडा के अस्पताल में राज्यपाल की एंजियोप्लास्टी। सीने में दर्द के बाद रविवार रात को हुए थे भर्ती। हार्ट के नसों में ब्लॉकेज पर डाला गया स्टेंट। ये नोएडा के कैलाश अस्पताल का ICU वार्ड है, जहां राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को सीने में दर्द की शिकायत के बाद रविवार रात 11:30 बजे भर्ती कराया गया था। जांच में राज्यपाल के हार्ट की 2 नसों में 70 और 90% तक ब्लॉकेज मिला, जिसके बाद एंजियोप्लास्टी कर स्टेंट लगाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक फिलहाल उनकी हालत ठीक है और वो मंगलवार शाम तक अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। और एंजियोग्राफी में उनकी एक नस में 90% ब्लॉकेज आया और दूसरी में 70% के करीब। तो जो आर्टरी में 90% ब्लॉकेज था उसमें उसी टाइम उनकी परमिशन लेके उनसे दिखा के फैमिली को दिखा के एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट लगा दिया गया। तो पेशेंट का प्रोसीजर बिल्कुल फ्लॉलेस गया, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पेशेंट ठीक ठाक आधे घंटे में बाहर आ गए और अभी वो आराम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब तक उम्मीद कर सकते हैं डिस्चार्ज हो जाएंगे, प्रॉपर फिट हो जाएंगे? हो सकता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल शाम में परसों सवेरे तक छुट्टी कर सकते हैं और वापस जा सकते हैं। 18 तारीख को हिमाचल के नए राज्यपाल की शपथ लेने के बाद शिव प्रताप शुक्ल पहली बार दिल्ली गए थे, जहां शनिवार उन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात की थी और रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की थी। बताया जा रहा है कि रविवार रात वो नोएडा में रहने वाली अपनी बेटी से मिलने पहुंचे थे, जहां तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह सहित कई लोग उनका हाल जानने अस्पताल पहुंचे। भले ही राज्यपाल मंगलवार शाम तक अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे, लेकिन अगले 2 महीने तक उनका इलाज जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो डॉक्टर कुछ और ऑपरेशन भी कर सकते हैं। प्रताप शुक्ला का एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है। अगर बात करें तो 4 बार विधायक रहे, 3 बार केंद्रीय मंत्री और 1 बार राज्यसभा सांसद भी रहे और मौजूदा वक्त में इस समय वो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। फिलहाल डॉक्टर्स पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर चुके हैं। डॉक्टर जो गंभीर हैं उनकी देखरेख में, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है, उनकी देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। फतेहपुर के सुनिट में खेत से नौजवान का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई है। शव गांव के ही एक युवक का था। परिवार के लोगों का कहना है कि ये यहां शराब का अवैध कारोबार करने वाले सांसी समुदाय के लोगों पर हत्या का शक जताते हैं। खेत में एक युवक का शव पड़ा है। शव को घेरकर बैठी महिलाएं दहाड़े मारकर रो रही हैं और पुलिस घटनास्थल की जांच में जुटी हुई है। ये तस्वीर फतेहपुर के सुनेट पंचायत के सुनेट गांव की है, जहां सोमवार की सुबह खेत में शव मिलने की खबर से सनसनी फैल गई। पता चला कि शव गांव के रहने वाले युवक प्रदीप कुमार का है, जो रात में घर में नहीं आया था। पोते की मौत के सदमे में बुजुर्ग दादा कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। वो बस इतना कहते हैं कि पास में रहने वाले सांसी समुदाय के लोगों ने उनके पोते की हत्या कर दी। तो आपको किस पर शक है, ये किसने मारा होगा? किस पर शक है, ये किसने मारा होगा? बताते हैं कि जहां से लाश बरामद हुई उसकी कुछ दूरी पर ही सांसी जनजाति के कुछ लोग अवैध शराब लाहन का धंधा करते हैं और खेत में सबसे पहले शव उसी समुदाय की महिला ममता देवी ने देखा था, जिसका कहना है कि हम पर हत्या का झूठा आरोप लगाया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ है तो मैं पुलिस को क्यों खबर करती? झूठा इल्जाम लाया गया है। साढ़े बच्चे हमको तो असी कोई ऐसा कभी काम नहीं किया। इन्हें तो खुद माँ बाप की पता है। साढ़ा इन्हें माँ बाप ना साढ़ा धर्मेका बनिया
ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋ ਬਹਿੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕੋ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਰਾਤ ਭਰ ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗਈਆਂ 7 ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ ਖੱਡ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਗਈ ਹਾਂ जनाब मैं पुलिस वाले की बोले जनाब देखो बच्चा पिया था पता नहीं। वहीं स्थानीय लोग कातिल को जल्द गिरफ्तार करने के साथ ही परिवार के लिए आर्थिक मदद की मांग भी कर रहे हैं क्योंकि परिवार बेहद गरीब है जिसकी जिंदगी जवान और कमाऊ बेटे की मौत से और भी ज्यादा मुश्किल हो गई है। भूषण शर्मा, न्यूज़ 18, नूरपुर। शिमला में रिपन अस्पताल के एक कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि उक्त कर्मचारी पिछले काफी समय से मानसिक तौर पर परेशान था। मृतक की उम्र तकरीबन 27 साल बताई जा रही है और उसकी पहचान जतिन कुमार के तौर पर हुई है। जतिन कुमार रिपन अस्पताल में वार्ड कर्मचारी के तौर पर तैनात था और वो ड्यूटी के बाद रात को अपने घर गया था, लेकिन घर नहीं पहुंचा। सुबह शव देखने के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एएसपी सिटी रमेश शर्मा ने बताया कि युवक का किसी बात को लेकर घर में झगड़ा हुआ और वो लंबे समय से नशे की चपेट में था। थाना बालूगंज में एक सूचना मिली है कि पुराना बैरियर के नीचे जो 12 घर की लाइन करके एक जगह है, वहां पर एक युवक साथ में जंगल में पेड़ से लटका हुआ है, जिस पर बालूगंज थाना से पुलिस मौका पर गई। मैं स्वयं भी मौका पर गया था और मौका पर पाया कि एक युवक जो है वो पेड़ के साथ जो है रस्सी से लटका हुआ है और उसकी जो आयु है वो लगभग 27 वर्ष है। वो युवक वहीं 12 घर की लाइन में ही रहता है और उसका नाम जो है जतिन मालूम हुआ। जांच जो है 174 सीआरपीसी के अंतर्गत की जा रही है। जैसी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे मृत्यु के कारणों के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होगी, उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नालागढ़ में खनन माफिया का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। माफिया इतने बेखौफ हो चुके हैं कि दूर दराज के इलाकों में चोरी छिपे खनन के बाद अब लोगों के घर के पास भी जेसीबी चलाने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये नालागढ़ के बरोटिया में हरियाणा बॉर्डर पर बसे भागू वाला गांव की तस्वीरें हैं, जहां गांव के आसपास बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। लोगों के मुताबिक रात में यहां खनन माफिया का जेसीबी चलता है, जिससे सुबह लोगों को नए गड्ढे देखने को मिलते हैं। हमारे बग्गुवाड़ा में पिछले कई महीनों से अवैध खनन हो रहा है, जबकि ये हमारी जमीन साथ लगती है, हमारा बॉर्डर एरिया है। ये आज से नहीं, जब से मतलब हिमाचल बना है तब से ये बॉर्डर एरिया है। तो आज देखिए आप हिमाचल में हमारे सारा यहाँ पे देखिए, आप इधर देखिए, सारा अवैध कर लिया इन्होंने, ठीक है। बाकी अवैध हमें नहीं पता कौन लोग आए, पर अवैध खनन हो रहा है। लाखों करोड़ों रुपए का माल यहाँ से उठा के ले गए, जिससे हमारी पंचायत का नुकसान हो रहा है, हिमाचल का नुकसान हो रहा है और गाँव का नुकसान हो रहा है। खनन माफिया ने पहले खेतों को बर्बाद किया, फिर सड़कें तबाह की और लगातार खुदाई से अब यहाँ बने छोटे छोटे पुल पर भी खतरा मंडराने लगा है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन के लोग माफिया से मिले हुए हैं, जो शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करते। कई विभागों को इसके बारे में सूचित किया गया, मगर उनसे कोई हमें रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा। ये नहीं पता कुछ कारण यहाँ पे कुछ वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, मगर मुझे लगता है कि जैसे कार्रवाई नहीं हो रही है, यही माना जा सकता है कि वो पैसे लेकर या इस बात को दबाया जा रहा है, अवैध खनन को आगे बढ़ोतरी दी जा रही है। लेकिन पुलिस का कहना है कि ग्रामीणों की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उनकी जो कंप्लेंट है उसके अनुसार उन्होंने माइनिंग विभाग को भी पहले इस बारे में शिकायत की थी, तो ये संतुष्टनीय है। आज हमें इन्होंने कंप्लेंट दी है, हमारी टीम ने स्पॉट इंस्पेक्शन भी कर लिया है। इन एक्चुअली जो एरिया है ये हरियाणा और हिमाचल का बॉर्डर एरिया है। हमारे ध्यान में मामला आया है, हमने अभियोग पंजीकृत कर दिया है, इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सवाल है कि अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है तो गांव के आसपास इतने गड्ढे कैसे बन गए। सवाल ये भी है कि क्या अवैध खनन में इतने ताकतवर लोग शामिल हैं कि पुलिस के लिए इसे रोक पाना आसान नहीं। जगत सिंह बैंस, न्यूज़ 18, नालागढ़।
शिमला पुलिस ने बीते 24 घंटे में लगभग 2 लाख रुपए की कीमत का तकरीबन 60 ग्राम चिट्टा पकड़ा है। शहर में जगह जगह लगाए गए नाके के दौरान पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 8 चिट्टा तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बाहरी राज्यों से चिट्टा लाकर शिमला में सप्लाई की जा रही है। आपको मालूम है कि शिमला पुलिस ने जो नशे के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया है, उसी कड़ी में कल भी जो है शिमला जिला में 4 मामले जो है एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा जो मामला है वो बालूगंज थाना में 40.13 ग्राम चिट्टा जो है एक देवेश नामक व्यक्ति से बरामद किया गया है, जो कि शिमला का ही रहने वाला है। इसके अतिरिक्त 17.90 ग्राम जो चिट्टा है वो ठियोग में जो है 3 युवकों को उसमें गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास 17.90 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है और ये तीनों जो है वो ठियोग के ही रहने वाले हैं। 3.98 ग्राम चिट्टा जो है एक वाहन के अंदर मिला है, जिसमें कि 4 युवक बैठे हुए थे, जो कि सदर थाने के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। ये युवक भी जो है शिमला। नशे के खात्मे के लिए नए अभियान के तहत पुलिस ने एक खाका तैयार कर लिया है और इसमें अब जागरूकता के लिए पुलिस फिल्म अभिनेताओं और बड़ी हस्तियों की मदद भी लेगी। 26 जून को मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और इस मौके पर शिमला के रिज मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में किसी बड़ी हस्ती को शामिल करने की योजना है। बता दें कि एक सर्वे के अनुसार प्रदेश में तकरीबन 2 लाख युवा नशे के चपेट में। इनके साथ मिलके हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को फाइन ट्यून करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम डिमांड के एरिया में ये है, सप्लाई के एरिया में ये है, रिहैब में ये है, रीएडजस्टमेंट में ये है, और एक फैमिली डिसफंक्शनल होने के नाते ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब जब हम प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेंगे, क्योंकि देखिए डॉक्टर दवा तभी कर सकता है जब मर्ज का ठीक पता चले, तो आज हम मर्ज का पता लगाने की और कोशिश कर रहे हैं। शायद पुलिस डिपार्टमेंट अपने नज़रिए से देख रहा है, लेकिन हम सबके नज़रिए देखना चाहते हैं। तो आज प्रॉब्लम्स फाइन ट्यून होंगी, फिर ये प्रॉब्लम्स हम ऑनलाइन चैलेंज के रूप में पूरी स्टेट के बच्चों को थ्रो ओपन करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर कठुआ से आ रही। ड्रीम पार्क इलाके में आग लग गई है, वर्कशॉप के कबाड़ में आग लगी है और फायर फाइटर्स अमला मौके पर मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कठुआ से, जहां के वर्कशॉप के कबाड़ में आग लगी है। ड्रीम पार्क इलाके में ये आग लगी है। वर्कशॉप के कबाड़ में आग लगने की वजह से फायर फाइटर अमले को जल्दी मौके पर भेजा गया और किस तरह से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है वो आप इस तस्वीरों को देखकर, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। फायर फाइटर अमला पूरी तरीके से मौजूद है, कई फायर फाइटर गाड़ियां मौजूद हैं, दमकल विभाग के कर्मचारी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। आग कितनी भयानक है इसका अंदाजा आप तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। जहां आग नहीं है वहां धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। कठुआ के ड्रीम पार्क इलाके में ये आग लगी है। वर्कशॉप था, वर्कशॉप बताया जा रहा है कि कबाड़ का था जिसमें आग लगी और जैसे ही आग लगी उसके फौरन बाद फायर फाइटर अमला मौके पर पहुंचा और इस वक्त फायर फाइटर अमला इलाके में मौजूद रह के आग बुझाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए अपना हिमाचल मेरे साथ। नमस्कार।